सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि फर्स्ट यूनिट में आता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, हम डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, उनका वर्क कैसा है, फंक्शन कहता है कैसा है, हम कहते किसे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर two of the most basic terms and area of study in the life sciences। मीन्स जो लाइफ साइंसेस की स्टडी होती है, इस लाइफ साइंसेस की स्टडी में जो एनाटॉमी है और जो फिजियोलॉजी है, ये दो बेसिक टर्म्स होते हैं इनका यूज किया जाता है। Okay, anatomy refers to the internal and external structures of the body and their physical relationship। एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बॉडी के, उनके बारे में कंप्लीट स्टडी की जाए। मींस हार्ट कैसा दिखता है, आपका लीवर कैसा दिखता है ना, जो आपके टिश्यूज हैं वो कैसे दिखते हैं, तो इसकी एक जो पूरी की पूरी एनाटॉमी होगी वो हम पढ़ेंगे कि यदि हमारा हार्ट है तो वो हमारी बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड है, यदि हमारे लंग्स है तो उनकी बॉडी में कहाँ पे पोजीशन है, वो हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे और उनके बीच में कैसा फिजिकल रिलेशनशिप है। मीन्स यदि आपका हार्ट है तो हार्ट का आपके ब्रेन से क्या रिलेशन है, वो हम पूरी की पूरी इसमें स्टडी करने वाले हैं। वेयर एज फिजियोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ दोस स्ट्रक्चर। यहीं पर जो फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर का फंक्शन कैसा है उसके बारे में स्टडी की जाती है। ओके, तो फिजियोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ दोस स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उनका फंक्शन कैसा है। लाइक यदि हार्ट में हमारे दो चेम्बर हैं तो उन दोनों चेम्बर का काम कैसा है, वो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से वो ब्लड को पंप करेंगे थ्रू आउट द बॉडी, उसके बारे में हम इसमें कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। ओके, a single organism is composed of billions and trillions of cell। अब एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसमें टिश्यूज होते हैं, जिसमें आपके कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि यदि हम बात कर लें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, हम बात कर लें लीवर की, तो उसमें क्या होता है, उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगी, है ना। लगभग 100 लाख से लेकर के 1 लाख करोड़ तक की उसमें सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, तो उनसे मिलकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, दीज स्ट्रक्चर्स इंक्लूड बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। ये वर्ड यहाँ पर ध्यान देने लायक है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये क्या है, माइक्रो मीन्स जो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। एंड मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब जिसे हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे कि आपका हार्ट है, हार्ट को हम क्या है, हार्ट को हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन जो हमारे माइक्रोस्कोपिक वाले होते हैं, जैसे कि आपका टिश्यूज हो गया, ब्लड सेल्स हो गई, तो उनके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की नीड होती है, उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। So both anatomy and physiology are derived from the ancient Greek language. Okay, anatomy means study of the structure of organism, and physiology meaning the study of regular mechanism and their interaction with the functions within living system। मीन्स जो हमारा एनाटॉमी होता है उसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि यदि हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लंग्स की कंप्लीट स्टडी पढ़ेंगे, इसका वेट कितना होता है, इसका साइज कैसा है ना, देखने में कैसा दिखता है। ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में, तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इसकी फंक्शनिंग के बारे में, कि लिविंग सिस्टम के साथ काम कैसा करता है। लंग्स का बेसिकली काम क्या है, उसके अंदर एल्वोलाई होते हैं, तो वो एल्वोलाई कैसे काम करते हैं ना। एल्वोलाई जो है तो हमारे हार्ट के साथ में उनका क्या रिलेशन है ना, वो कैसे थ्रू आउट पूरे बॉडी सिस्टम में काम करेंगे, तो वो हम एक पूरा का पूरा पढ़ते हैं आपके फिजियोलॉजी में। ओके, सो अब हम थोड़ा जान लेते हैं ग्रीक लैंग्वेज क्या होती है ना। तो जो ग्रीक लैंग्वेज है दरअसल में ये यूरोपियन यूनियन की लैंग्वेज होती है, जो कि वहाँ की 24th ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और इसे ज्यादातर इटली, अल्बेनिया, तुर्की, साइप्रस इन देशों में बोला जाता है। यदि आप देखोगे तो जो अल्फाबेट सिस्टम है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अल्फाबेट सिस्टम भी वहीं से आया हुआ है। ओके, सो ये हम पूरे फार्मेसी में मिलने वाला है ना, क्योंकि जो हमारी बहुत सारी डिफिनेशंस है वो हमारी अल्फाबेट सिस्टम से ही ली, सॉरी, हमारी ग्रीक सिस्टम से ही ली गई हैं।
अब जैसा आप इस वीडियो में देखो, इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तरफ आपको ब्लड सेल दिख रही है, दूसरी तरफ हार्ट। तो हार्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो जाएगी और जो ब्लड है ये हमारी माइक्रो हो जाएगी। आपको बॉडी के अंदर देखना है पूरा, आपको स्केलेटल सिस्टम तो आपको नेक्ड आई से दिखेगा। वहीं पे आपको टिश्यूज़ देखने हैं तो वो आपको कहाँ से दिखेंगे? वो आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी से दिखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी एक आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे न्यूरॉन्स है ना? ये जो हमारी नर्व सेल है, ये कैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं बॉडी से, कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, हार्ट से क्या रिलेशन है उसका, है ना? कैसे फंक्शनिंग करेगा लिविंग सिस्टम में, तो हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर एनाटॉमी को डिटेल में स्टडी करते हैं। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस एंड बायोलॉजी व्हिच इंक्लूड ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी एंड प्लांट एनाटॉमी। ओके, तो एनाटॉमी एक ब्रांच होती है नेचुरल साइंस की एंड बायोलॉजी की, जहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ा जाता है, एनिमल एनाटॉमी के बारे में, प्लांट एनाटॉमी के बारे में। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, यदि कोई एक लिविंग सिस्टम होगा, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, है ना, या प्लांट हो, तो उनकी एक एनाटॉमी होगी, उनका एक स्ट्रक्चर होगा, है ना, तो उसके बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। तो ह्यूमन एनाटॉमी की सेवरल ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक होती है मैक्रोस्कोपिक और सेकंड वन है हमारी माइक्रोस्कोपिक। अब व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? तो माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ने वाले हैं उन ऑर्गन्स के बारे में जो कि हमें नेक्ड आई से दिखते हैं। दिस एनाटॉमी मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ large body parts, those which can be seen easily through our naked eyes। मतलब वही ऑर्गन जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, लाइक टीथ, लाइक नोज, लाइक बोन्स, है ना? तो ये क्या होती है? ये एनाटॉमी हमें नेक्ड आई से दिखती हैं। इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। किडनी, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ लंग्स। अब इसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं थ्री अलग अलग पार्ट्स में। फर्स्ट इज रीजनल एनाटॉमी, सेकंड वन इज सिस्टमिक एनाटॉमी एंड थर्ड वन इज सरफेस एनाटॉमी। अब रीजनल एनाटॉमी क्या है? तो रीजनल एनाटॉमी में हम स्टडी करेंगे किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, अ स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। यदि हम हार्ट का एक पर्टिकुलर चेंबर ले लें, है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा। उस पर्टिकुलर रीजन में उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या साइज है ना, उसकी क्या थिकनेस है वॉल की, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो वो है किसमें? रीजनल एनाटॉमी में। देन है सेकेंड वन सिस्टमिक एनाटॉमी, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स द सिस्टम बाय सिस्टम। मीन्स यहाँ पर हम एक सिस्टम बाय सिस्टम चल, लाइक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी के बारे में पढ़ना है सर्कुलेटरी, एंड यदि आपको डाइजेस्टिव पढ़ना है तो देन डाइजेस्टिव। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा वो कहाँ से चालू होगा? हमारा चालू होगा माउथ, इसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन। तो ये हम एक कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी आप जो है तो स्टमक के बारे में पढ़ रहे हो, देन आप फटाफट चले गए तो आपने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, नहीं। यदि हम स्टमक के बारे में बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात बात करेंगे, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज सरफेस एनाटॉमी, अ स्टडी ऑफ ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर हम केवल इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक ब्लड कैसा है, टिश्यूज कैसे हैं, आपका रिसेप्टर कैसा दिखता है ना, तो उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। देन आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। दिस एनाटॉमी मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल एंड मिनट स्ट्रक्चर्स, those which can only be examined through the microscope। इसमें वो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वो वेरी से वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की सेल्स आती हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है इसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इन दो वर्ड को समझना, क्योंकि साइटोलॉजी जो होती है वो बेसिकली डील करती है ह्यूमन ब्लड सेल से। ठीक है, जो साइटोलॉजी है उसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हिस्टोलॉजी है उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टिश्यूज के बारे में ह्यूमन बॉडी में, है ना, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में, किस टाइप के होते हैं, तो उनकी एक कंप्लीट स्टडी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको एक सेल दिख रही है ना, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक ये कंप्लीट सेल दिख रही है। अब यदि आपको इस सेल के बारे में स्टडी करना है तो आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप की नीड होगी। ओके, यदि ब्लड कंपोजिशन दिखेगा तो आपको ब्लड कंपोजिशन के बारे में आपको वो भी माइक्रोस्कोप से ही पढ़ना पड़ेगा, बट वो आपको किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपको साइटोलॉजी में। ओके, लेकिन यदि आपको हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स इन सब के बारे में पढ़ना है
है ना? आईज़, टीथ, तो ये आपका आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक में। ओके? ये जैसा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ब्लड कंपोज़िशन समझना है, तो उसके लिए आपको इसकी नीड होगी। ओके? देन आता है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा-सा डिटेल में। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है? दिस एनाटॉमी इज़ मेनली यूज्ड टू स्टडी द different structural changes in the body which occurs throughout the life span। इसमें हम बेसिकली उस एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं जो एक पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये बेसिकली डील करती है एम्ब्रियोलॉजी से। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? तो एम्ब्रियोलॉजी में आप जैसे जानते हो कि जब कोई भी चाइल्ड बर्थ होने के पहले माँ के पेट में होता है, तो थ्रू आउट द ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर मीन्स कि हर तीसरे महीने में उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से उस चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, वो हम पूरा पढ़ते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है दैट डील्स विद द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बेसिकली किससे डील करती है? फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उससे बेसिकली डील करती है। Okay, it focus on how organs and system work together to maintain homeostasis and support life। इसमें बेसिकली ये फोकस किया जाता है कोई भी ऑर्गन और कोई भी सिस्टम, लाइक यदि आपका स्टमक है, तो स्टमक आपकी इंटेस्टाइन के साथ में कैसे प्रोसेस करता है, कैसे फंक्शन करता है, जिससे कि आपका हेमोस्टेसिस एंड लाइफ का सपोर्ट है वो कंटिन्यू बना रहे। क्योंकि यदि स्टमक आपके फूड में एंजाइम्स मिक्स नहीं करेगा, देन आपकी इंटेस्टाइन से वो फूड एब्सॉर्ब नहीं होगा। यदि आपके माउथ में सलाइवा नहीं होगा, तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये एक पूरी पूरी फंक्शन एंड प्रोसेस होती है जो कि ऑर्गन और सिस्टम मिल करके करते हैं। अब ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। फर्स्ट इज सेल फिजियोलॉजी एंड सेकंड वन इज सिस्टमिक फिजियोलॉजी। ओके, सेल फिजियोलॉजी हम फंक्शंस ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। लाइक एक हम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया सेल क्या है? पावर हाउस है। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ऐसे थ्रू आउट द बॉडी में जो सेल्स होती हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। सेकंड वन इज सिस्टमिक फिजियोलॉजी। इसमें वही है कि हम वेरियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सच एज कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। अब इस सिस्टम को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं थ्री पार्ट में। फर्स्ट इज सिस्टम फिजियोलॉजी, कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। इसमें हम बॉडी सिस्टम की कंप्लीट फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कौन कौन सा फंक्शन काम करता है। देन कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसा हमारा हार्ट है या ब्रेन है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, है ना? वो कैसे बिहेव करता है, उसमें कैसे बाकी की चीज लाइक न्यूरोट्रांसमीटर वो कैसे चलता है, उसका फंक्शन कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है ना? लाइक हार्ट 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट, कितनी हार्ट बीट होती है 1 मिनट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? मेडिकल फिजियोलॉजी में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड अदर डिसीज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में, है ना, यहाँ पे समझना इस चीज को, जो एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, वो किसी डिसीज की वजह से उसमें क्या डिसफंक्शन आ रहे हैं, क्या फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक यदि किसी को डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो वो किस वजह से होता है? जब आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया या उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, है ना? तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिसफंक्शन क्या हो रहा है फिजियोलॉजिकल, किस डिसीज की वजह से हो रहा है ना? तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं। देन आता है स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम कंप्लीट स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्कोप है इसका और कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं हायरकी को। ठीक है, हायरकी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। अब हायरकी से क्या मतलब है? आप इसको ऐसे समझो कि यदि कोई कंपनी होती है ना? तो कंपनी के एक मालिक होता है, उसमें एमडी होते हैं, सीईओ होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना? फिर फील्ड फोर्स होती है, फील्ड वर्कर्स होते हैं। तो उसका क्या है? एक प्रॉपर सिस्टम बना है ना? कि सबसे पहले एक बॉस होगा, है ना? फिर उसके नीचे दूसरा बॉस होगा,
है ना? तो ऐसे करते-करते पूरी की पूरी सिस्टम बनती है। सेम यहाँ पर भी है। सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले सेल्स होती हैं, फिर सेल से मिल कर के हमारा टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से मिल कर के ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से मिल कर के एक सिस्टम बनता है। तो ये जो डिफरेंट-डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इनकी हायरार्की है, उसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड वन है फंक्शनैलिटी। इसमें हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं हाउ वेरियस बॉडी पार्ट्स फंक्शन एंड इंटरैक्ट टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस। मतलब किस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ओके, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से एक सस्टेन लाइफ प्रोसेस होती है। थर्ड वन है hemostasis, studying how body maintain stable internal condition despite of external changes। बॉडी में हमारे क्या एक्सटर्नल चेंजेस हो रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं किस तरीके से हमारी इंटरनल कंडीशंस चेंज हो रही हैं। लाइक न्यूट्रिशन की कमी से हमारे ब्लड कंपोजिशन में क्या चेंजेस हो रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या चेंजेस हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमिस्टेसिस में। ठीक? जैसे हमारी बोन फ्रैक्चर होती है, तो हम उसके फ्रैक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसके फ्रैक्चर से और क्या-क्या हमारी बॉडीज़ में, हमारे ब्लड सेल्स में, हमारे टिश्यूज़ में क्या-क्या वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। ओके? तो हम पढ़ते हैं हेमोस्टेसिस में। फोर्थ वन है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या है? वही जो हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, है ना? पीछे डेवलपमेंटल एनाटॉमी वही है कि थ्रू आउट द डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक चेंजेस जो होते हैं एडल्टहुड तक, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिफ्थ वन है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें एग्जामिन करते हैं कि हाउ डिसीज अफेक्ट द नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। किस तरीके से कोई भी डिसीज एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को चेंजेस करती है, उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में चेंजेस करती है। सीधी सी बात है, यदि किसी एनाटॉमी में चेंज आएगा, तो उसकी फिजियोलॉजी में भी आएगा। यदि लीवर का साइज छोटा होगा, या कि एक आप ऐसे समझो कि यदि हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, यदि एक किडनी का साइज छोटा हो गया, तो दूसरी किडनी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, है ना? वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसी टाइप से हमारा क्लिनिकल एप्लीकेशन, अप्लाइंग नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन मेडिकल फील्ड सच एज़ डायग्नोसिंग कंडीशन, परफॉर्मिंग सर्जरी एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रीटमेंट मैकेनिज़्म। अब क्लिनिकल एप्लीकेशन में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कैसे? यदि मान लो कोई सर्जन है, अब उसको मालूम ही नहीं है कि हार्ट में कौन-सी कोरोनरी आर्टरी है ना? कौन-सा चेम्बर है ना? तो वो कैसे सर्जरी परफ़ॉर्म करेगा? उसको यही नहीं मालूम कि हमारा लंग्स कहाँ पर है, हमारे एल्वोलाई कैसे हैं, तो आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे? तो क्लिनिकल एप्लीकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल कॉल है। 7th है हमारा रिसर्च एंड इनोवेशन। कंट्रीब्यूटिंग टू एडवांसमेंट इन हेल्थ साइंस थ्रू द रिसर्च। अब रिसर्च करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए एनाटॉमी कैसी होती है, बॉडी दिखती कैसी है। सपोज दैट किसी ने बॉडी को अंदर से देखा ही नहीं, तो क्या रिसर्च करेगा, है ना? उसको पता ही नहीं है हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो क्या रिसर्च करेगा उसमें? तो वो हम इसमें देन आता है लास्ट वन, स्कोप ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं सेल फिजियोलॉजी के बारे में, ऑर्गन फिजियोलॉजी, सिस्टमिक एक्सरसाइज एंड पैथोफिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी क्या होती है? इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है सेलुलर प्रोसेस को। ओके, इन्वेस्टिगेट सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। यदि मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, उसकी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, तो हमें सेल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी इसका स्कोप है। देन आता है ऑर्गन फिजियोलॉजी। अब कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गन कैसे ऑपरेट करेगा, जैसे कि हार्ट है आपका, तो हार्ट कैसे पंपिंग एक्शन होता है, कैसे लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 आप इनहेल करते हो, CO2 आप एक्सहेल करते हो, तो वो पूरी की पूरी स्टडी आपको करने के लिए आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। थर्ड वन है सिस्टमिक फिजियोलॉजी। किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन लाइक सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे, जिससे कि आपको लाइफ को सपोर्ट मिल सके। फोर्थ वन है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बॉडी का जो फिजिकल एक्टिविटी के बाद रिस्पॉन्स होता है ना? उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक आप देखोगे कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, यदि आपने कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में गए होगे आप और आपने देखा होगा कोई हार्ट का पेशेंट है, तो डॉक्टर वहां पर उनका एक टीएमटी टेस्ट करता है। टीएमटी मीन्स ट्रेडमिल टेस्ट। उसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता है और उसका जो हार्ट का रिस्पॉन्स होता है, वो रिकॉर्ड किया जाता है। उससे डॉक्टर को पता चलता है कि इसके हार्ट में क्या-क्या ब्लॉकेज हो सकते हैं, किस टाइप का यहाँ पर हार्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर उसके हिसाब से डॉक्टर उसका पूरा एक
मेडिसिन बनाता है कि आपको कौन-कौन सी मेडिसिन लेना है, कौन-कौन सी नहीं लेना है, ओके। सो वो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। देन आता है फिफ्थ वन इज़ पैथोफिजियोलॉजी, फोकसेस ऑन physiological changes associated with the disease and how these changes affect the normal body function। अब यदि आपको पता लगाना है किस तरीके से आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है, लाइक यदि हम बात कर लें यहाँ पर आपकी प्लेटलेट काउंट के बारे में, तो यदि आपका प्लेटलेट काउंट घट रहा है, तो आपको कौन-सी डिसीज़ हो सकती है? मेबी आपको डेंगू हो सकता है, कुछ टाइफाइड के केसेस में भी आपकी आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो डाउन होती हैं। तो आपको पता कहाँ से चलेगा? वो यहीं से चलेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस से। ओके, आपका यदि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, तो आपके ब्लड जो है, उसमें थिकनेस आएगी। उससे कौन-सी डिसीज़ होगी? उससे ब्लॉकेज हो सकते हैं, तो वो भी आपको पैथोफिजियोलॉजी से ही पता चलेगा। यदि आपका व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ रहा है तो आपको बॉडी के इन्फेक्शन के बारे में पता चलेगा। तो किस तरीके से कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसी डिसीज़ से एसोसिएटेड है और उसकी वजह से कौन-कौन सा नॉर्मल बॉडी फंक्शन अफेक्ट होगा, वो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। सो अभी तक हमने पूरा पढ़ा डेफिनिशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना? तो ये हमने इसके बारे में कंप्लीट स्टडी की। अब हम मिलते हैं फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।